नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम जीओआईटी पोस्ट कोड 965 का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट 2 रहेगा। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 1 कंडक्ट कर लिया है, जो एचपीएसएससी का लेटेस्ट पैटर्न रहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ किस टाइप से रहता है। आपका जो जीओआईटी का एग्जाम होने वाला है, उसमें हिमाचल जीके के 15 क्वेश्चन होंगे, इंडिया जीके के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, रीजनिंग के 5, साइंस के 5 और 140 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के। तो ऐसा कुछ पैटर्न रहता है और इसी पैटर्न में मैंने आपके लिए बहुत अच्छा मॉक टेस्ट तैयार कर रखा है। आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं इससे। एक आइडिया और आपको देता हूँ, अभी इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जीओआईटी का 939 वाला हुआ था, तो इसमें अभी टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 73 टू 74 आ रही है। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। तो अभी आपका जो जीओआईटी 965 का एग्ज़ाम है, इसकी डेट चेंज होगी। ये कब होने वाला है, अब होगा 25 दिसंबर को। पहले 4 दिसंबर को होना था, तो अब 25 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट रखी है। तो अगर आपको नहीं पता तो ये याद रखना, जो जीओआईटी 965 का एग्ज़ाम है ये 25 दिसंबर को होने वाला है। और इसमें आपको कितना स्कोर करना है, आपको 150 के अबव ही स्कोर करना है, यानी 200 में से 150 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, तभी आपके चांसेस है मेरिट में आने के। और ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, जनरल की क्योंकि हाई रहती है। बाकी कुछ कैटेगरीज के लिए थोड़ी कम हो सकती है। मैं आपको 939 की बता रहा हूँ, इसमें 73 जो 74 गई थी टाइपिंग के बाद, जो कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा। मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे अटैम्प्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कैसी आपकी प्रिपरेशन है। तो बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। एग्ज़ाम आपका कब है, 25 दिसंबर को, तो ये डेट याद रखना। अभी थोड़ा टाइम है आपके पास तैयारी का, तो आज के मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंगटिंगू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में श्रिंगटिंगू झील स्थित है। ऑप्शन हमें दिए हैं कुल्लू, मंडी, चंबा, ऊना। तो बताइए श्रिंगटिंगू लेक कहाँ पर है। तो श्रिंगटिंगू लेक है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुल्लू। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी आज की मॉक टेस्ट की विद आंसर की, तो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। मैं इतने दिनों से यूट्यूब पे वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि ऐप पे वर्क कर रहा था। तो ऐप हमारी बन के तैयार हो गई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ऐप का। ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। जीओआईटी का पहला जो मॉक टेस्ट हमने लिया था उसकी पीडीएफ विद आंसर की डाल दूंगा, और आज का जो मॉक टेस्ट है इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा विद आंसर की। तो वहाँ से आप अपने आप भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली खुद अपने आप को आजमाइए कैसे आपकी तैयारी है। बाकी जिनको पसंद है वीडियो देखना वो आगे देखते रहिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, लद्दारचा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो कह रहा है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लद्दारचा मेला मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं किन्नौर, सिरमौर, हमीरपुर, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो लद्दारचा फेयर जो मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है, नन ऑफ दिस। क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति। लद्दारचा फेयर लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। मगर आप बुक्स में अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको किन्नौर भी मिलेगा, मगर अगर फेमसली बात करें तो लाहौल एंड स्पीति में ही मनाया जाता है। तो एचपीएसएससी के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि फेमसली लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है लद्दारचा फेयर। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के कुल कितने प्रशासनिक विभाग डिवीजन है। तो बताइए कितने डिविजन्स में डिवाइडेड है हिमाचल, 2, 3, 4 या 5। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा, बहुत ही इजी आंसर है इसका। इसका जो राइट आंसर है वो है 3। तो 3 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। एक मंडी है, फिर कांगड़ा है और शिमला है। मंडी के अंडर टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट आती है, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू। कांगड़ा के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, कांगड़ा, चंबा और ऊना। शिमला के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, सिरमौर और सोलन, शिमला और किन्नौर। तो 3 डिविजन्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया जाता है। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा वॉज क्रिएटेड। तो किस वर्ष जो वर्तमान कांगड़ा आप देख रहे हैं उसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन हमें क्या क्या दिए, 1948, 1954, 1960 या 1972। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो है ऑप्शन डी, 1972। तो 1972 में लास्ट बार जो हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट थी उन्हें छेड़ा गया था। तो उसके बाद जैसे हमीरपुर से, सॉरी, कांगड़ा से 2 डिस्ट्रिक्ट निकल के आई थी, हमीरपुर और ऊना। तो 1972 में ही वो बनी थी। तो लास्ट बार छेड़खानी हुई थी, और जो आप प्रेजेंट का कांगड़ा भी देख रहे हो, जो उसका क्षेत्रफल है वो 1972 के हिसाब से है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कब बनी, प्रेजेंटली 1972 में बनी थी, जो आप प्रेजेंट कांगड़ा भी देख रहे हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, बिनवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। तो जो बिनवा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी किसकी सहायक नदी है। सतलुज की है, ब्यास की है, यमुना की है, चिनाब की। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ब्यास। ब्यास की सहायक नदी है बिनवा। ऐसे आपको सभी रिवर्स की पता होनी चाहिए, कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर। जैसे ब्यास की पार्वती है, मलाना है, सोलंग है, फोजल है, बाणगंगा है, लूनी है, उवल है। तो बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैंने बता दिया ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे ऐप में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक डाल दिया है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस चैनल का नाम लिखना है HP एग्ज़ाम अफेयर्स, नाम लिखिए चैनल का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी अभी ऐप लॉन्च करी है हमने, 2 ही दिन में 600 डाउनलोड हो गए हैं उसमें, तो जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए ऐप में। मैं फ्री मटेरियल डालने की पूरी कोशिश करूँगा अच्छा सा अच्छा। बाकी पेड कोर्सेज भी हमने कुछ बना रखे हैं उसमें, तो थोड़ा इजी रहता है ऐप में, क्योंकि वहाँ पर आपको ढूंढने में चीज़ें आसानी होती है। अब वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे 25 बने हुए हैं, उसमें हर एक ग्रुप में 300 400 500 बंदे जुड़े हुए हैं, तो टोटल 10,000 तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही है। मगर वहाँ थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि हाँ कौन सी पीडीएफ कब डाली थी। तो जो ऐप रहेगा वहाँ मैं सीक्वेंस में चीज़ें डाल दूंगा, ताकि आप ही के लिए थोड़ा अच्छा रहे। बाकी मॉक टेस्ट को देखिए कितने नंबर बन रहे हैं, 150 के ऊपर तो स्कोर करना ही करना है, तभी आपकी बात बनेगी इस बार। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट क्वालिटी ब्रांडी इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ HP इज मेड इन विच विलेज। तो कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किस गांव में उत्तम गुणवत्ता की ब्रांडी बनाई जाती है। तो बताइए, नीसिंग, रिब्बा, कटगांव या मोरंग। तो ये सारे क्वेश्चन HPSSC ने पूछे हुए ऑलरेडी, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ऐसा मत सोचना। तो आप चेक करिए आपको आते ही नहीं आते। तो बेस्ट क्वालिटी की ब्रांडी हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसके कौन से गांव में बनती है, नीसिंग, रिब्बा, कटगांव या मोरंग। तो 6th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है नीसिंग। 6th का जो राइट आंसर है वो है नीसिंग। 7th क्वेश्चन है, शतिधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो जो शतिधार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कुल्लू में है, मंडी में है, कांगड़ा में है, चंबा में है। 7th का जो राइट आंसर है वो क्या है, शतिधार को व्हाइट पीक भी बोलते हैं, और ये मनाली में है। तो मनाली कहाँ पड़ता है, कुल्लू में। तो शतिधार कहाँ है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। 7th का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। चलिए अगला देखते हैं। टोटल हिमाचल जीके के 15 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं इस बार GOIT के एग्जाम में। तो देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैंने कोशिश की है ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं रखूँ ना ज़्यादा ही लो रखूँ, तो मीडियम टाइप का पेपर बनाया। 8th क्वेश्चन है, व्हेन फॉर द लास्ट टाइम सती वॉज प्रैक्टिस्ड इन चंबा स्टेट ऑन द डेथ ऑफ राजा चरपट सिंह। तो सती जो थी लास्ट टाइम वो कब हुई थी। सती प्रथा आपको पता है, जो औरत होती है वो जल जाती है जब उसका पति मर जाता है। तो वो प्रथा लास्ट बार कब हुई थी, हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो 1823 में, 1829, 1835 या 1844। तो 8th का जो राइट आंसर है वो है 1844। तो सती प्रथा कब हुई, जब राजा चरपट सिंह मरे थे, तो 1844 में मरे थे। तो लास्ट बार जब हुई थी वो 1844 में ही हुई थी चंबा स्टेट में। तो 8th का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 9th क्वेश्चन है, सिंस व्हेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिलासपुर स्टेट वेर केप्ट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो देवनागरी जो लिपि थी उसमें बिलासपुर के जो रिकॉर्ड्स थे उन्हें रखा जाना कब से शुरू हुआ। 1870 से, 1885, 1889, 1892। तो कब हुआ। तो 9th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है 1885 यानी ऑप्शन बी। तो 1885 जब बिलासपुर के राजा अमरचंद थे, तो उनके टाइम से जो बिलासपुर के रिकॉर्ड्स थे वो देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे। तो 9th का जो राइट आंसर है वो है 1885। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट चाहिए होंगे तो मैंने हिमाचल प्रदेश का जो GOIT 965 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, और वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। आपको क्या करना है, बस मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 7018186561। यहाँ पर आप मेरे से बात करके मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा सारी मॉक टेस्ट की। एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना रखा है, उसमें आपको कंप्यूटर का स्टडी मटेरियल मिलेगा, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, प्रीवियसली जितने भी हिमाचल जीके क्वेश्चन HPSSC ने पूछे हैं वैसी PDFs बना रखी है, साइंस की जितने क्वेश्चन आए। तो एक कंप्लीट पैकेज बना रखा है, और ऐसे 10 मॉक टेस्ट बना रखे हैं। HPSSC ने जितने भी GOIT के एग्जाम कंडक्ट किए हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर सारे विद आंसर की। तो आपको अगर लेने होंगे तो 70181865 पे इसमें मेरे को व्हाट्सएप कर देना, और जो कॉस्ट आएगी वो 499 रुपीज़ हमने रखी हुई है। तो अगर किसी को भी इंटरेस्टेड होगा बस एक बार डिटेल ले लेना, बाकी लेना लेना आपकी इच्छा है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट फॉल्स इन न्यू हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो न्यू हिमाचल में आती है। न्यू हिमाचल क्या मतलब हुआ, जैसे 1966 देख सकते हो, उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ओल्ड हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट थी, और न्यू हिमाचल की उसके बाद हुई, क्योंकि जो पंजाब का क्षेत्र था उसे 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया था कुछ क्षेत्र को। तो आप जानते हैं चंबा, सिरमौर और मंडी ये तो पहले से थी जब 1948 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 को। तो जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट थी ये कब मिलाएगी, 1966 में। तो ये न्यू हिमाचल में आती है। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 है, हु सेड अबाउट स्पीति दैट दिस प्लेस इज नो प्लेस फॉर मैन। तो कह रहा है स्पीति के बारे में किसने यह कहा था कि यह स्थान मनुष्य के लिए कोई स्थान नहीं है। तो किसने कहा था, वैंग सांग ने, फाइयान ने, या रुडयार्ड किपलिंग ने,
नन ऑफ दिस नहीं। तो 11th का जो राइट आंसर है वो क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। तो उन्होंने कहा था स्पीति के बारे में, क्या कहा था? दिस प्लेस इज नो प्लेस फॉर मैन। तो 11th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। 12th क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इन लाहौल एरिया इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो कह रहे हैं लाहौल क्षेत्र में कौन सा उत्सव हर 4 वर्ष बाद मनाया जाता है? कौन सा फेस्टिवल है जो 4 साल बाद मनाया जाता है हिमाचल के लाहौल एरिया में? चक्कर, जिजिद, भिंगर या छोतांग। तो 12th का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चक्कर। तो जो चक्कर फेस्टिवल है ये 4 साल बाद मनाया जाता है, ठीक है। लाहौल में हर 4 साल बाद मनाया जाता है चक्कर फेस्टिवल। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? इजी भी नहीं रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप बहुत इजी मॉक बना रहे हो, तो इजी में रखें, थोड़ा सा लेवल अच्छा करने की कोशिश की है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। द चोमांग एंड डोमांग आर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो चोमांग और डोमांग है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है? लाहौल स्पीति की है, कुल्लू की है, किन्नौर की है, शिमला की है। तो 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है किन्नौर। तो 13 का राइट आंसर जो चुमांग और डोमांग की एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, कहाँ के? ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो ये सारे क्वेश्चन है एचपीएसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है। तो आप सोच लीजिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि हाँ डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है, मैंने वही चीज़ रखी है जो एचपीएसएससी पूछता है। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किन्नौर। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ शाहपुर। तो शाहपुर का किला किसने बनाया था? राजा का नाम बताना है आपको। तख्तमल, शेरशाह सूरी, बासदेव, बख्तमल। अब देखिए अगर आपको आंसर नहीं भी आता होगा, क्योंकि ऐसा होता है 200 क्वेश्चन आएंगे आपको, अब आपको सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, हो सकता है 110 क्वेश्चन आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, तो सारे किसी को नहीं आते। मगर कहीं पर आपको थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी होती है। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव तौर पे बुकों को पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि शाहपुर कहाँ था, ये कांगड़ा में। अब इनमें देखिए कांगड़ा का कौन सा राजा है? तख्तमल तो मेरे को कोई याद नहीं आ रहा, शेरशाह सूरी तो फिर तो बाहर का ही हो गया, बासदेव, भक्तमल था, भक्तमल कहाँ था? ये नूरपुर का था, नूरपुर का है कांगड़ा में। तो अगर आप थोड़ा सा तुक्का भी लगाएंगे तो आप भक्तमल में ही इसमें लगाएंगे। तो शाहपुर का जो फोर्ट है वो किसने बनाया था? भक्तमल ने। ये नूरपुर का राजा था, कांगड़ा से रिलेटेड हो गया। शाहपुर का है कांगड़ा में, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। शेरशाह सूरी तो आपको पता है बिलोंग करता ही नहीं था हिमाचल से। फिर बासदेव पता नहीं राजा होगा, मेरे को तो खुद याद नहीं आ रहा। तख्तमल भी ऐसा कोई राजा याद नहीं आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भक्तमल। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे 200 क्वेश्चन आएंगे तो सारे तो किसी को भी पता नहीं होते। अब कहीं पर कॉमन सेंस भी यूज़ करनी पड़ती है। अब 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 में विच वॉज नॉट एन इंपॉर्टेंट जनपदा इन द 5th सेंचुरी BC। तो 5वीं जो सेंचुरी थी उसमें कौन सी महत्वपूर्ण जनपद नहीं थी? तो कुलुता, त्रिगर्ता, कुलिंदा या कृतिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृतिका। अब आपको पता है कुल्लू था, कुल्लू जो था उसका पुराना नाम था कुल्लू था, तो ये भी था। त्रिगर्ता किसका था? ये कांगड़ा का पुराना नाम था। कुलिन क्या था? वो जो सिरमौर वाला एरिया था उसे कुलिन बोलते थे। तो 3 नाम तो आपने सुने ही होंगे। तो इसका सीधी सी बात है जो चौथा आंसर होगा, मतलब चौथा ये आंसर नहीं होगा, यानी ये कोई जनपदा नहीं थी। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कृतिका कोई भी जनपदा नहीं थी। तो इस तरह से आपको थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करनी है क्वेश्चंस में, बाकी तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है मेहनत कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो जीओआईटी का एग्जाम है ये कब होने वाला है? ये 25 दिसंबर में होगा। तो पहले कब होना था? 4 दिसंबर को होना था, मगर डेट फिर से चेंज कर दी। अब 25 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। और आपके 817 के जो स्टूडेंट्स थे, यानी 817 का जिन्होंने दिया था उसमें 1500 स्टूडेंट्स लगने वाले थे। तो वो रिजल्ट भी नहीं आ रखा। 939 है, इसका भी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आ रखा, इसमें 300 स्टूडेंट थे। तो टोटल 1800 स्टूडेंट है। अगर सरकार इनको भी लगा देती तो ऐसा कंपटीशन कम हो जाता, क्योंकि ये जीओआईटी 965 फिर देते ही नहीं। तो सरकार पता नहीं अब क्या बोले, सरकार के हाथ में है या नहीं है। तो मगर ऐसे अगर ये रिजल्ट आ जाते तो आपका जो भी 965 है उसमें कंपटीशन कम हो जाता। तो मगर पहले वाले हैं स्टूडेंट जो बहुत अच्छी तैयारी से बैठे हुए हैं, तो वो अगर हट जाते तो थोड़ा अच्छा रहना था। मगर अब रिजल्ट तो पता नहीं कभी आएगा। तो 25 दिसंबर अभी थोड़ा टाइम है, तो अच्छे से तैयारी करो, कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। पॉसिबल तो है, 150 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो 200 में से, अगर अच्छी तैयारी रहेगी आपकी। और मैं आपको बता दूं जीओआईटी की जो नौकरी है बहुत अच्छी नौकरी है अगर देखी जाए। अब जो इनका स्केल है वो क्लर्क के बराबर ही पहुंचा दिया। पहले तो थोड़ा अलग था, मगर अब क्लर्क के बराबर ही स्केल है। 2 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, उसमें आपको कुछ 12,500 सैलरी मिलेगी। 2 साल प्रोबेशन पीरियड है, 25,000 सैलरी हो जाएगी। टोटल 4 साल बाद आपकी इन हैंड सैलरी 40,000 के करीब हो जाएगी। तो बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आप, मैं सही मायने में बताऊँ आपको, तो अगर पुलिस की देखोगे, आप फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, इन सब की जो नौकरी है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, क्योंकि यहाँ पर रात में भी ड्यूटी है, दिन में भी ड्यूटी है, तो सोने का भी कोई ढंग नहीं है। तो जो जीओआईटी का आपको पता है एक ऑफिस ड्यूटी है, 10 से 5 ही आपकी ड्यूटी होनी है, आपको सारी गैजेटेड छुट्टी से मिलेगी। तो ऐसा है, अच्छी नौकरी है, अच्छे से तैयारी करो, ऐसा नहीं कर सकते आप, ज़रूर करोगे।
अगर अच्छी तैयारी रहेगी। बाकी 2000 स्टूडेंट्स तो लगने वाले हैं, समझो अब 2000 जो कंपटीशन है वो कम होने वाला है, बाकी फिर और एग्जाम आएंगे तो वहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स है JOIT वाले ये हट जाएंगे। तो सरकार जल्दी से निकाले तो थोड़ा कंपटीशन कम हो। बाकी देखते हैं कब तक रिजल्ट आता है, तब तक आप तैयारी कीजिए। 25 दिसंबर, अभी 1 महीना तो करीब है ही आपके पास। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। साइंस के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। तो 16th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल। तो फिलोसफर्स वूल किसे कहा जाता है, जिंक क्लोराइड को कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट या जिंक ब्रोमाइड। तो 16th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 16th का राइट आंसर है जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, फिलोसफर्स वूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th है, क्लोरीन ब्लीचेस सब्सटेंसेस बाय। तो जो क्लोरीन है वो ब्लीच कैसे करती है, रिडक्शन के थ्रू करती है, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेटेशन। तो आपने ये तो स्कूल टाइम में ही पढ़ा होगा, बहुत इजी सा आंसर है इसका। क्लोरीन कैसे ब्लीच करती है, ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन। चलिए 18 है, वॉशिंग सोडा इज केमिकली। तो आपको केमिकल नेम बताना है वॉशिंग सोडा का। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 18th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आपसे फॉर्मूला ही दे देता ऑप्शन में, मान लीजिए फॉर्मूला पूछते क्या होता, ऑप्शन में आपको दे रखा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर है। वॉशिंग सोडा को केमिकल किया बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन देखते हैं। 19th है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है आपको ये बताना है। कॉमन कोल्ड होता है, निमोनिया होता है, मलेरिया होता है, कॉलेरा होता है। तो 19th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो सिंपल से साइंस के क्वेश्चन है। पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आज तक HPSS ने जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे ऐसी पीडीएफ्स बना रखी है मैंने। तो अगर आपको चाहिए होगी तो आपको व्हाट्सएप क्या करना है, मेरे को 70181865 पर इस पर व्हाट्सएप करना है और मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारी जो पेड कोर्स चलने वाला है स्टडी मटेरियल वाला विथ टेस्ट सीरीज, तो उसकी डिटेल्स चाहिए होगी तो यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप कर देना। तो बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ्स आपके लिए ऑलरेडी मैंने बना रखी है। 20 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है या नाइट्रोजन नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इसमें से, इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और मैंने जो JOIT था इसके लिए लाइव क्लासेस भी चलाई थी। वैसे तो हम हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स की लाइव क्लासेस देते, तो JOIT की भी बहुत अच्छी चलाई थी। हमारा 939 में जो लास्ट स्टूडेंट था जो सिलेक्ट हुआ था, मैंने देखा एक की 75 थे, 78 थे। तो मैंने उसी से आइडिया लगाया कि कितनी कट ऑफ गई होगी। तो बहुत ही अच्छी कट ऑफ रही थी, क्योंकि 73 के अराउंड तो कट ऑफ रही है। तो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए थे, एक 75 वाला बोल रहा है कि मेरे 75 थे, एक 78। तो आपको भी ऐसा इतने ही नंबर लाने की कोशिश करनी है कि 150 से ऊपर ही आपके नंबर रहने चाहिए। बाकी अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए होगी हमसे हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको व्हाट्सएप करना है 8628962804 पे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है दूसरा हमारा, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स देखते हैं, 8628962804। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लासेस की भी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। तो थोड़ा हौच पौच ना हो, इसलिए अलग अलग नंबर रखें स्टडी मटेरियल ऑनलाइन क्लासेस के, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखते हैं। विच गॉड वॉज नॉट वर्शिप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। तो इंडियन जीके के टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन से गॉड थे जिन्हें वर्शिप यानी जिनकी पूजा नहीं की जाती थी ऋग्वेदिक आर्यन के टाइम पे, इंद्रा, अग्नि, मारुत या शिवा। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है शिवा। तो शिवा की पूजा नहीं करी जाती थी ऋग्वेदिक आर्यंस के टाइम में। चलिए 22 है, द सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकोगनाइज द अथॉरिटी ऑफ खलीफ वॉज। तो जो खलीफ था उसकी, सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, वो कौन था आपको बताना है। तो गयासुद्दीन तुगलक थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, कुतुबुद्दीन मुबारक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो 22 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन सी। तो जो कुतुबुद्दीन मुबारक थे, इन्हें जो खलीफा थी उसकी सुल्तान उसे मानने से इनकार कर दिया था। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन मुबारक। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो गए इनमें से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, मनसाबदारी सिस्टम या रिवोल्ट्स इन वेरियस प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनसाबदारी सिस्टम। तो ये मनसाबदारी सिस्टम क्या था, ये जो रैंक और पोजीशन थी ऑफिशियल की वो बताता था, मतलब कोई इसका डाउनफॉल का कोई रीज़न नहीं था मुगल एम्पायर के।
तो बस ये रैंक्स बताता था जो ऑफिशियल्स होते थे उस टाइम मुगल में। तो जो डेक्कन पॉलिसी थी ये क्या थी, ये जो आपके मराठा साम्राज्य था उसके खिलाफ थी, तो ये थोड़ा डाउनफॉल का कारण रही थी। रिलीजियस पॉलिसी जैसे जो हिंदूज थे उनको मुस्लिम जो धर्म था उसमें बदला जा रहा था, तो ये भी डाउनफॉल का कारण थी। और रिवॉल्ट हुए थे एम्पायर में, तो वो भी डाउनफॉल का कारण था। तो जो मनसाबदारी सिस्टम है ये डाउनफॉल का कारण नहीं था। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए 24 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी पर वार करे उन्हें पटरी पर उतारा गया था? तो कौन सी जगह थी साउथ अफ्रीका की जहां पर गांधी जी को मारा गया था और पटरी पर उतारा गया था? डरबन, केप टाउन, जोन्सबर्ग या प्रिटोरिया? तो 24 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है डरबन, ऑप्शन ए। तो डरबन में यहाँ पर जो गांधी जी थे वो ट्रेन पे थे, उन्हें मारा गया था और वहाँ से थ्रो कर दिया गया था ट्रेन से, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। तो कौन सी जगह में? डरबन में, साउथ अफ्रीका की डरबन। 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 25th है द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1907 वाज रिगार्डिंग। तो आपको पता है 1907 में सूरत सेशन हुआ था और कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक मॉडरेट्स थे एक एक्सट्रीमिस्ट थे। तो किस लिए मेन डिफरेंस क्या था उनके बीच में? एजुकेशन के ऊपर था, बॉयकॉट, सत्याग्रह या स्वराज? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी बॉयकॉट, क्योंकि जो मॉडरेट्स थे वो सरकार में रह के अपोज करना चाहते थे जो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी, और एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे, वो बॉयकॉट करते थे। यानी अगर सरकार कोई भी, जो ब्रिटिश सरकार थी कोई भी चीज़ करेगी तो उसको बॉयकॉट करेंगे, उसमें पार्ट नहीं लेंगे। तो मेन जो डिफरेंस था वो बॉयकॉट का ही था। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है बॉयकॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 है हु एडवोकेटेड द फेमस आईएनए ट्रायल। तो आपको पता है जो नेवी थी उसने 1945 में विद्रोह टाइप कर दिया था, रिवॉल्ट। तो उसमें जो ट्रायल था उसमें जो एडवोकेट थे वो कौन थे, यानी किसने सुप्रसिद्ध आईएनए जो विवरण था उसका वकालत की थी? तो भूला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालचारी? तो 26 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए भोला भाई देसाई। तो भोला भाई देसाई ने वकालत की थी जो आईएनए ट्रायल हुआ था 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कह रहे हैं इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन क्या क्या देखें, ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं हम। ऑप्शन हमें दे रखे हैं सरदार पटेल, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, के एम मुंशी। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, बाकी सब थे। सरदार पटेल भी थे, जेपी कृपलानी भी थे, के एम मुंशी भी थे। 27 का जो राइट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, संविधान सभा का पार्ट नहीं थे। 28 है प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द मिनोरिटीज इज एम्फसाइज्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ के, वो कौन सा आर्टिकल में आता है? 27 में, 28 में, 29 में या 30 में? ठीक है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं हित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 29। 29 आर्टिकल में क्या आता है? प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 है द वर्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन। तो जो वर्ड है इकोनॉमिक जस्टिस ये कहाँ पर मिलता है? प्रियम्बल में मिलता है, फंडामेंटल राइट्स में मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलता है, या बोथ ए एंड सी? यानी प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों में ही मिलता है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो क्या है? जो इकोनॉमिक जस्टिस ये वर्ड है कहाँ मिलता है? प्रियम्बल में भी मिलता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलता है। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ मिलता है? बोथ ए एंड सी, प्रियम्बल में भी मिलता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 है विच इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इनमें से जो पंचायती राज संस्था है उसका कौन सा पार्ट नहीं है? विलेज काउंसिल, विलेज पंचायत, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी या जुडिशियल पंचायत? तो 30 का जो राइट आंसर है वो क्या है? विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये पार्ट नहीं होती पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निश्चित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 163 है, 164 है, 166 है, ये 167 है? तो कौन सा आर्टिकल है जो बताता है ड्यूटीज चीफ मिनिस्टर की? तो 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है? आर्टिकल 167। तो आपको सभी आर्टिकल पता होने चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल में, अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल में, जो आपका सिविल कोड है वो कौन से आर्टिकल में? तो कोई भी पूछ सकता है, तो सारे पता होने चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें आप कोई भी बुक लोगे तो उसमें मिलेगी। अब मैंने कई सारे
इंस्टीट्यूट देखें वैसे बोलना तो चाहिए नहीं कि बोलते हैं हमारे से इतने क्वेश्चन आए, हमारे से इतने क्वेश्चन आए, तो ऐसा बुकों में सब कुछ दे रखा है। अगर आप बुक भी पढ़ोगे, एक लूसेंट की बुक ले लो इंडियन जीके के लिए, सब कुछ मिलेगा आपको, ये आर्टिकल्स मिलेंगे, आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होंगे वो तो चलो ऐसे भी पूछ लेगा कि हाँ किसी को भी पता नहीं होंगे, मगर जो चीज़ें कॉमन सी होगी तो बुक में मिलेगी मिलेगी। तो बुक भी अगर आप लोगे, आप मान लो स्टडी मटेरियल भी नहीं लेते, हमारा भी नहीं लेते, बुक भी लोगे, मैं आपको बोलता हूँ हिमाचल जीके के लिए आप हिमाचल दर्पण लो और इंडियन जीके के लिए लूसेंट की बुक ले लो, तो ये इनसफिशिएंट है, अच्छे से पढ़ डालो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है हम कभी कभार छोड़ देते हैं, हम बार बार रिवाइज करते हैं 2 3 4 बार, तब हमें वो चीज़ें अच्छे से पता लगती है। तो ऐसा होगा आपने पढ़ी भी होगी मगर एग्जाम टाइम में आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो सिंपल सी बुक है, वो सब ले लो। बाकी कंप्यूटर का मेन रोल रहेगा, 140 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कंप्यूटर तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी, अच्छे से पढ़ना कंप्यूटर। और कंप्यूटर के लिए मैं बुक आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि बुक से आप पढ़ोगे तो आपको आधी चीज़ें समझ ही नहीं आएगी। अगर आप किसी का कोर्स लो, वो आपको चीज़ें समझाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप जल्दी उन चीज़ों को कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वो जीके की तरह नहीं है कि हाँ बस रट्टा मारना है। तो कंप्यूटर के लिए तो ज़रूर कोर्स लेना किसी ना किसी का, हमारा नहीं तो किसी और का लेना, मगर कंप्यूटर ज़रूर पढ़ना किसी से, क्योंकि बुक से आपको बहुत ही डिफिकल्टी आने वाली है। और कंप्यूटर का इसमें मेन रोल रहेगा, अगर आप जीके पढ़ के पेपर दोगे तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, कंप्यूटर तो अच्छी से आनी चाहिए। ठीक है। 32 है, विच इज़ द सेडिमेंट्री रॉक। तो इनमें से सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है? मार्बल है, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, सैंडस्टोन है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है सैंडस्टोन। तो सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है? वो है सैंडस्टोन। आपको पता है रॉक्स होते हैं डिवाइड किया होता है, जैसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटाफॉर्मिक, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा किस में आता है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन सा आता है? ये सैंडस्टोन आता है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। और ऑनलाइन कोचिंग के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको लेनी होगी, इंटरेस्टेड होगे, तो एक बार व्हाट्सएप करके देख लेना। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है 8628962804। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे, वो भी लाइफ टाइम, जब तक नौकरी नहीं लगोगी तब तक तैयारी कराएंगे, ठीक है। और सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ इसी में आपको मिलेगा। लाइव क्लासेज होगी, डेली 5 5 घंटे की लाइव क्लासेज होती है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लगे भी हैं। तो एक बार मैसेज करके देख लेना। बाकी तैयारी तो आप अपने आप भी अच्छी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ कोर्स लेके ही बंदा नौकरी लग सकता है। अगर उसका माइंड शार्प हो, अच्छी तरीके से चीज़ों को जल्दी समझ जाता है, तो उसको कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद ही डेडिकेटेड होगा अपने गोल के लिए। तो आपको बस डेडिकेटेड होना है अपने गोल के लिए, और नौकरी लगना ही लगना है। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा पढ़ा, थोड़ा मज़े मारे, तो अभी तो मज़े मत मारो, कि मज़े क्या होता है, आप आज तो मज़े मार लोगे मगर कल आपको दिक्कत आएगी, मगर सक्सेस फॉर एवर होती है। आज अगर आपको नौकरी मिली तो वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी, मगर आज आप मज़े मार रहे हो तो कल आप उसके लिए रिग्रेट करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं। बाकी बातें तो बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ मैं, बोलना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस हाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि ऐसा है आपका भी कुछ बुरा ना लगे कि हाँ सर बस घुसिया मारते रहते हैं, तो घुसिया मारना मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं तो बस आया हूँ आपको अच्छे से कराने चीज़ें। तो 33 क्वेश्चन देखते हैं। लेटीट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस इन। तो कह रहा है जो पृथ्वी का जो लेटीट्यूड होता है उसे अगर डिस्टेंस में नापना हो तो कैसे मेजर किया जाएगा? तो किलोमीटर्स फ्रॉम द पोल्स, किलोमीटर्स फ्रॉम द इक्वेटर, एंगल्स फ्रॉम द पोल्स, या एंगल्स फ्रॉम द इक्वेटर। तो पहले तो आपको लेटीट्यूड बताता हूँ, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, जो ये वाली लाइन होगी ये क्या होगी? ये होगी लेटीट्यूड, इसको लेटीट्यूड बोलेंगे। और जो आपकी ये वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो लाइनें होगी वो लॉन्गिट्यूड होती है। तो लेटीट्यूड है, कह रहा है लेटीट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस इन। तो लेटीट्यूड कैसे मेजर करेंगे? एंगल्स फ्रॉम द इक्वेटर, तो इक्वेटर से जो उसका एंगल होगा उससे हम मेजर करते हैं लेटीट्यूड ऑफ अ पॉइंट। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है एंगल्स फ्रॉम द इक्वेटर। 33 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। 34 है, विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम व्हीट इन इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करता है? तो कौन सा राज्य करता है? पंजाब करता है, उत्तर प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश करता है, राजस्थान करता है। तो 34 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूस करता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा गेहूँ कौन उत्पादित करता है? उत्तर प्रदेश करता है। चलिए 35 देखते हैं। जो पीडीएफ रहेगी और आंसर की कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए ऐप का, वहाँ पर आपको मिल जाएगी जो पीडीएफ है आज की मॉक टेस्ट की विद आंसर की। 35 क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? गल्फ ऑफ कॉम्बे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पर्शियन गल्फ, नन ऑफ दिस। 35 का राइट आंसर क्या है? वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको लार्जेस्ट गल्फ है वर्ल्ड का। 36 क्वेश्चन देखते हैं।
नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विद द पर्पस ऑफ, तो जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था कब किया था, 1969 में किया गया था। आपको पता है पहले के जो बैंक्स होते थे वो गवर्नमेंट के पास ही होते थे सारे, फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन कर दिया था, यानी प्राइवेट प्लेयर्स भी ले सकते थे बैंक्स को, जैसे आप आज बड़े बड़े बैंक देख रहे हो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी में। तो किस पर्पज से किया गया था, फाइनेंसिंग द इंडस्ट्रीज, इंप्रूविंग द क्रेडिट फैसिलिटी, कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी या इंप्रूविंग सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट। तो नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था बैंक का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है इंप्रूविंग द क्रेडिट फैसिलिटी, यानी ऋण सुविधाओं के सुधार के लिए। तो आपको पता है जैसे गवर्नमेंट बैंक से अगर लोन लोगे तो वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, मगर वहीं अगर आप प्राइवेट बैंक से लोगे तो आपको इजीली मिल जाता है। तो इंप्रूविंग द क्रेडिट फैसिलिटी, तो नेशनलाइजेशन क्यों किया था, इंप्रूविंग द क्रेडिट फैसिलिटी। चलिए 37 देखते हैं, विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो बताइए फंडामेंटल ड्यूटी कितनी, टोटल 11 होती है हमारी, तो इनमें से कौन सी नहीं है। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल बैंक, ये तो है। टू प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, ये भी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, ये भी है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, तो ये नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका आर्टिकल 80 बोल रहा है, जो आपका आर्टिकल कौन सा है 18, उसमें लिखा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है बल्कि एक आर्टिकल है। चलिए 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखते हैं 38 है, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। तो इनमें से क्या चीज़ होती है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी होती है, घोषित की गई होती है, रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट्स विल स्टॉप, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू पब्लिक सर्वेंट्स विल बी पोस्टपोन्ड, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस, यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड। तो जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी देश में लगती है तो क्या होता है, जो सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस, तो ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट, यानी सैलरी जो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे, यानी जो भी गवर्नमेंट के अंडर आ रही है उनकी सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं, अलाउंस को भी, ठीक है। तो सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस, 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम ऐसा कर सकते हैं। 39 है, द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन। तो जो स्टैगफ्लेशन है ये किस सिचुएशन को रेफर करता है, ग्रोथ हैज़ नो रिलेशन विद द चेंज इन प्राइजेस, rate of growth and prices both are decreasing, rate of growth is faster than the rate of price increase, rate of growth is slower than the rate of प्राइस इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जब स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। चलिए 40 देखते हैं, एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इनमें से मॉनेटरी पॉलिसी का एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्टैचुटरी लिक्विड रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये जैसे सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, जैसे हमारा आरबीआई है, तो उसमें क्या होता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का एक वैल्यूज़ रखी होती है कि हाँ ये सब होगा, कि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना होता है, तो उसका कौन सा ऑपरेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 41 है, विच इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर नहीं है सोशल डेवलपमेंट का, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन या इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। तो जो ऑप्शन डी है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये सोशल डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है, बाकी तीनों है, हेल्थ, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, ये सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर हैं, मगर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम नहीं है। चलिए 42 देखते हैं, द सिख मिलिट्री सेक्टर द खालसा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कब किया था, 1699 में किया था। तो 42 का राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। द सिख मिलिट्री सेक्टर द खालसा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो सिख सैन्य पंथ खालसा की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में। चलिए अगला देखते हैं 43 है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2022। तो आपको पता है जो G20 है उसकी प्रेसिडेंसी कहाँ इंडिया के पास आ जाएगी 2022 में, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या थीम है उसकी, जन भागीदारी, वासुदेवा कुटुंबकम, ये लाइफस्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, भारत माता। तो 43 का जो राइट आंसर क्या है, 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वासुदेवा कुटुंबकम, ये है थीम है इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की 2022 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 43 का। चलिए 44 देखते हैं, द उम्मीद स्कीम विच इज प्रोवाइडिंग वुमेन गेनफुल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इज एसोसिएटेड विच स्टेट। तो कह रहा है जो उम्मीद स्कीम है ये कौन सी स्टेट ने चलाई है, मध्य प्रदेश ने चलाई है, छत्तीसगढ़ ने, जम्मू कश्मीर ने, राजस्थान ने। तो 44 का राइट आंसर क्या है, ये है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने कौन सी स्कीम चलाई है, उम्मीद स्कीम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 43 है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लेशियर विल मेल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो कह रहा है यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो 1/3 ग्लेशियर है वर्ल्ड के वो कब तक पिघल जाएंगे, तो आपको ईयर बताना है कब तक पिघलेंगे, 2040 तक, 2050, 2060 या 2070। तो 45 का राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन बी 2050। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग 2050 तक 1/3 जो ग्लेशियर है वर्ल्ड के वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 5 के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो इसमें पूछ रहा है जैसे 46 में पोटैटो कैरेट के समान है कुछ, तो रेडिश किसके समान होगा। अब आपको पता है पोटैटो और कैरेट ये ज़मीन के अंदर उगती है, वैसे रेडिश किसको बोलते हैं, मूली को बोलते हैं, ये भी ज़मीन के अंदर उगती है। तो इनमें से देख लो ज़मीन के अंदर क्या होता है, टोमेटो होता है, स्पिनच होता है, सेम होता है या ग्राउंड नट होता है। उसका राइट आंसर है ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट भी ज़मीन के अंदर होता है। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 47 दिए, इफ़ बैग इक्वल टू 71 तो वाइस किसके इक्वल होगा। तो इसमें वर्ड्स देखने हैं आपने। अब जैसे बैग लिखा है BAG, तो ये किसके बराबर हो रहा है, 71 के हो रहा है। तो अगर आप देखो ए कहाँ पर आता है, ए आता है फर्स्ट 1 से, अगर आप काउंटिंग देखो तो ए 1 में आता है और बी 2 में आता है, मगर इसमें रिवर्स कर दिया। टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो ए 26 लिया है, फिर बी 25 लिया है, तो ऐसे इन्होंने किया है, तो ए 26 हो गया, ये बी 25 हो गया। जी कौन से स्थान पे आता है, अगर जी को हम देखें तो ये उल्टे से कैसे आएगा 20 में, तो इनको ऐड करो कितना आ गया 71 आ गया। वैसे आपको वाइज को देखना है, वाइज को आपने उल्टा काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 नहीं, उल्टी काउंटिंग देखनी है। टोटल 26 लेटर होते हैं, तो वाइज क्या आएगा, वी जो है वो 5वें स्थान पर आएगा, फिर आई आएगा, आई कौन से में आएगा 18 में, और जो सी होगा वो आएगा 24 में, और ई आएगा 22 में। तो इसका जो आप टोटल करोगे तो वो आएगा कितना आएगा 69 आएगा। 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 69। तो आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ। 48 है, डी इज बीज फादर, बी इज सी सिस्टर इन लॉ एंड ए इज डॉटर, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो कह रहा है डी बी का पिता है, तो जो डी है वो बी का क्या है, पिता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में फादर है। फिर कह रहा है बी सी की साली है, तो जो बी है वो सी की साली है, तो सी होगा इसकी साली है, मतलब इसकी साली होगी। फिर आगे देख लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। और ए की पुत्री है, तो बी जो है वो सी की साली और ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री हुई। तो पूछ रहा है ए और डी में क्या रिलेशन होगा, तो डी फादर है, ए की पुत्री, ए मतलब मदर हुई, तो ये रिलेशन क्या होगा वाइफ का। डी और ए में रिलेशन क्या है, डी और ए में रिलेशन है, ए डी की वाइफ है। तो 48 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए वाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 है, मंडे फॉल्स ऑन 4 अप्रैल 1988, वट वॉज द डे ऑन 3 नवंबर 1987। तो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आप इनको सॉल्व करने लगोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे लीप ईयर कौन सा है। अब आपको अगर रीजनिंग नहीं आती, मैं रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं नीचे। अगर आप मेरा चैनल ओपन करेंगे वहाँ पर रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, हर एक टॉपिक उसमें अच्छे से समझा रखा है। तो ये वाले टॉपिक भी करा रखे हैं मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको। अगर आपको डेट पहचानने की, कौन सी डेट को कौन सा दिन था, तो जैसे 4 अप्रैल 1988 क्या है, ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो 1987 में पूछ रहा है, तो आपको 2 दिन पीछे करना पड़ेगा, यानी 4 अप्रैल 1987 को क्या होगा। तो देखिए, अगर ये बोल रहा है मंडे फॉल्स ऑन 4 अप्रैल 1988, ठीक है, मंडे था, तो दो बार पीछे करना पड़ेगा। अगर लीप ईयर नहीं होता तो एक बार करते हैं। तो 1987 को क्या होगा, 2 बार पीछे किया तो सैटरडे आया। ठीक है, मंडे से 2 पीछे सैटरडे है। अब आपको दिन देखने पड़ेंगे कि अप्रैल से, अब 4 अप्रैल 1987 तो हमें पता लग गया क्या है। अब हमें 3 नवंबर चाहिए 1987, तो बीच में आपको दिन कितने दिन आएंगे। जैसे 4 अप्रैल, अप्रैल के 26 दिन हो गए। ठीक है, अप्रैल के 26 दिन हो गए, फिर मई के 31 दिन हो गए, जून के 30 दिन हो गए, जुलाई के 31 दिन हो गए, अगस्त के 31 दिन हो गए, सितंबर के 30 दिन हो गए, अक्टूबर के 31 दिन हो गए, और अगस्त में कितने, सॉरी नवंबर में कितने पूछा हमें, 3 नवंबर तक 3। तो इन सबको जब ऐड करोगे कितना आएगा, 213 आएगा। और इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। तो सैटरडे में 3 ऐड करोगे कितना आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इसका आंसर है। 49 का जो राइट आंसर है वो है ट्यूसडे। तो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको अगर रीजनिंग नहीं आती तो चैनल में आप उस प्लेलिस्ट को देखना, सारे टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे। तो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम लगता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 50 क्वेश्चन है। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आगे। मीनिंग ऑफ द इडियम टू नकल अंडर, तो इसका मतलब क्या होता है, टू नकल अंडर, टू बी इन द क्राइसिस, टू सबमिट, टू टेक रेस्ट, टू गो टू बेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, टू सबमिट, ऑप्शन बी। टू नकल अंडर का मतलब क्या है, टू सबमिट, यानी एक तरह से सरेंडर करना। चलिए अगला देखते हैं। एंटोनिम बताना है यानी अपोजिट बताना है। वर्ड क्या है, विलेरियस। तो विलेरियस तो आपको पढ़ने से पता लग रहा है कुछ बहादुर टाइप होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्क्रिशन, पैरासाइट, फैसिनेटिंग, टिम्ड। तो इसका जो अपोजिट है वो डी, टिम्ड होगा। टिम्ड मतलब कमजोर टाइप हो गया। ठीक है, 51 का जो राइट आंसर है वो डी, एंटोनिम क्या है विलेरियस का, टिम्ड। 53 है, डू नॉट डैश अदर्स प्राइवेसी। तो इसमें क्या आएगा,
डू नॉट डैश अदर्स प्राइवेसी। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्वेड। डू नॉट इन्वेड अदर्स प्राइवेसी। 54 क्या है? 54 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ज़रा। 54 क्या है? 54 में लिखा है ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज डैश द आर्मी। तो कह रहा है ही इज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज द आर्मी। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ द आर्मी, बाय द आर्मी, टू द आर्मी, फ्रॉम द आर्मी। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है फ्रॉम द आर्मी। तो पढ़ने में पता लग रहा है ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 55 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा इसका? तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रेडिलस। ठीक है, क्रेडिलस इसका राइट आंसर है, अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर। अब हिंदी का सेक्शन आ गया है। हिंदी के देखते हैं। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द बताना है, स्पेलिंग किसकी ठीक है, उर्मी, उर्मी कौन सा इसमें से होगा आपको बताना है। 56 का जो राइट आंसर है वो है उर्मी, ऑप्शन सी ठीक है, उर्मी की स्पेलिंग ये होगी। फिर 57 है जन्म रोगी में समास है। तो जन्म रोगी में क्या समास होगा? जो जन्म से रोगी है, तो तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि होगा या अविवाह होगा। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है तत्पुरुष। ठीक है, जन्म से जो रोगी है, जन्म रोगी। 58 है निडर में कौन सा समास होगा? अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो बताइए निडर में कौन सा समास होगा? 58 का जो राइट आंसर है वो है अविभाव। ठीक है, निडर में कौन सा है? अविभाव। चलिए अगला देखते हैं। 59 है नयन का संधि विच्छेद। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ने प्लस अन। ठीक है, नयन। 60 क्वेश्चन है चरित्र का विशेषण। तो चरित्र का विशेषण क्या होगा? चरितार्थ, चरित्रता, चरित्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, चारित्रिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन आ गए, तो इनको तो एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि अगर आपने डीप में चीज़ें पढ़ी होगी तभी आपको पता लगेगा। तो ऐसे रटने का काम कभी भी नहीं करना कंप्यूटर में कि हाँ मैं रट के जाऊँगा पेपर निकालने। तो ये चीज़ आपको डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़नी ही पड़ेगी। तो ऐसा है, जो PDF रहेगी मैं अपने ऐप में डाल दूंगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी आंसर की भी होगी। तो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कितने आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। सारे इसमें 200 क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है, 200 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 140 है कंप्यूटर के। तो इनको समझाने का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं कि हाँ मैं बोल रहा हूँ मैन स्टैंड्स फॉर, तो मतलब एक तरह से मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इनमें डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है, तभी हमें चीज़ें समझ आती हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो नंबर मैंने आपको बता रखा है 8628962804। यहाँ आप मुझे व्हाट्सएप करना अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की। बाकी स्टडी मटेरियल के 7018186561 ये हमारा नंबर है। स्टडी मटेरियल की डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। बाकी मॉक टेस्ट बहुत अच्छा बना है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, खुद अटैम्प्ट कीजिए, आंसर की दे रखिए। अगर 150 के प्लस नंबर बन रहे तो आपकी तैयारी अच्छी है। और अपने नंबर कमेंट में बता भी देना ताकि और स्टूडेंट्स को पता लगे कि स्टूडेंट्स कितना परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताया 150 के ऊपर तो चाहिए ही चाहिए अगर एग्ज़ाम निकालना है। और मेहनत आप सभी कर रहे हो, बस ये है जिसकी मेहनत ज़्यादा सच्ची होगी, जो डेडिकेटली वर्क करेगा वही एग्ज़ाम को निकालेगा। और आज के टाइम में एग्ज़ाम को निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आपको कोई बोले ना कि हाँ 2 महीने में एग्ज़ाम निकल जाएगा, 3 महीने पढ़ के निकल जाएगा, तो नहीं भैया, 2-2 साल से लगे हैं स्टूडेंट्स, 3-3 साल से लगे हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई लेवल का है, तो तैयारी बहुत ही अच्छी करनी है, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, सब कुछ करना है। और सोना छोड़ दो, सोना सोना भी ज़रूरी नहीं है। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो नींद ज़रूरी नहीं है। आज नहीं सोओगे तो ज़िंदगी में फिर बाद में बहुत अच्छा सोओगे। ठीक है, क्योंकि मेरे टीचर मेरे को कहते भी थे जब मैं स्कूल में था कि हाँ जो आज सो रहा है वो कल को अच्छी नींद नहीं ले पाएगा, जो आज मेहनत कर रहा है एक बार सक्सेसफुल हो गया फिर ज़िंदगी भर अच्छी नींद लेगा। तो आपने देखा भी होगा जो स्टूडेंट्स लग जाते हैं नौकरी, वो तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, मगर जो नहीं लग पाते वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, दिन रात का काम है, तो वहाँ थोड़ा सा उनको रिग्रेट होता है कि हाँ हम उस टाइम क्यों नहीं पढ़े। तो आपने ये नहीं सोचा कि हाँ मैं उस टाइम क्यों नहीं पढ़ा, आज आपका पढ़ने का टाइम है, अच्छे से पढ़िए और आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। और 200 प्लस इसमें वैकेंसी है, लगभग 300 के अराउंड हो गई है अब। तो ऐसे 300 स्टूडेंट्स लगेंगे, बाकी पीछे के भी 1800 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 1800 पोस्टें पीछे भी हुई थी जो IIT की, तो वो सारे 2000 स्टूडेंट लगने वाले हैं। और 2000 स्टूडेंट का जो कंपटीशन है वो अब कम हो जाएगा। तो अगले वाली भर्ती में आप कोशिश करना कि पहली वाली 1000 पोजीशन में आप रहो। तो ऐसे ऐसे जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे वो नौकरी लगते जाएंगे, और जो नीचे नीचे होंगे वो ऊपर आते रहेंगे। तो तैयारी करते रहिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ऐसा है, मेरा नंबर ये दे रखा है, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए हो 7018186561। किसी को कभी पता ही नहीं होता एग्जाम कब है, सर कैसे तैयारी करूँ, तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। ऐसे नहीं कोर्स ही लेना है, मेरे से आप बात कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा गाइड कर लूँगा, कोशिश करूँगा आपको गाइड करूँ कि हाँ एग्ज़ाम को निकालने में आपको क्या करना चाहिए। तो लाइफ में प्रॉब्लम सबको आती है,
अब मुझे भी आई थी, तब मैं सोचता कि अगर मुझे कोई गाइड करता तो बहुत अच्छा होता। तो आज मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। बाकी आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मैं आपसे अगले मॉक टेस्ट में मिलूँगा। हिमाचल प्रदेश के और भी एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट तैयार होंगे, बस वीडियो बनानी, कंडक्टर का, सब इंस्पेक्टर का, हाई कोर्ट क्लर्क, प्रोसेस सर्वर, तो सबका मॉक टेस्ट तैयार हो गया, बस वीडियो बनाने को रह गई है। तो चैनल का लिंक, यानी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। और भी मॉक टेस्ट मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो बहुत कुछ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।